Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is rapid review of first aid. तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पैथोफिजियोलॉजी ऑफ इम्पॉर्टेंट डिजीज़। नंबर 1 डिजीज़ इज़ लीश निहान सिंड्रोम। लीश निहान सिंड्रोम के अंदर हाइपोजेंथिन, गुआनिन, फॉस्फोराइबोसाइड ट्रांसफरेज एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है। जब इस एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है तो जो प्यूरिन्स हैं उनका सैल्वेज पाथवे काम नहीं करता और प्यूरिन्स की डी नोवो सिंथेसिस बढ़ जाती है। जब इनकी सिंथेसिस ज़्यादा होगी तो प्यूरिन्स की डिग्रेडेशन भी ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से यूरिक एसिड की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है। सही हो गया। तो हम आ जाते हैं लीश निहान सिंड्रोम के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ जो आपने एग्ज़ाम में नहीं भूलने। तो आपने एक और बात रट्टा मारनी है कि इसमें प्यूरिन सैल्वेज पाथवे डिफेक्टिव होता है, हाइपोजेंथिन, गुआनिन, फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम नहीं होगा, जिसकी वजह से डी नोवो प्यूरिन सिंथेसिस बढ़ जाती है। कौन सा एंजाइम आएगा एग्जाम में आता है, कौन सा एंजाइम इंपॉर्टेंट है? एंजाइम इज PRPP फॉस्फोराइबोसाइल पायरोफॉस्फेट अमाइडो ट्रांसफरेज। ठीक हो गया। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि जो एंजाइम के डिजीज़ होते हैं वो मोस्टली ऑटोसोमल रिसेसिव होते हैं, लेकिन ये एक्सलेंट रिसेसिव है। और इसके क्लिनिकल फीचर्स को याद करने का मिमोनिक है HGPRT। H फॉर हाइपर यूरिसीमिया, G फॉर गाउट, क्योंकि यूरिक एसिड ज़्यादा होगा तो वो गाउट करवा देगा। P फॉर पिस्ट ऑफ बिहेवियर, के बिहेवियर थोड़ा सा अजीब सा होगा, एग्रेशन होगा, सेल्फ म्यूटिलेशन होगी। सेल्फ म्यूटिलेशन आपको फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम में भी देखने को मिलती होती है। सही हो गया। तो आपने इन दोनों का डिफरेंशिएट करना है। R फॉर रेड और ऑरेंज क्रिस्टल्स इन द यूरिन। देखो, अगर ऑरेंज डिस्कलरेशन हो तो आपने रिफेम्पिन की तरफ जाना है क्योंकि ये उसका साइड इफेक्ट होता है, लेकिन अगर रेड ऑरेंज क्रिस्टल्स है यूरिन के अंदर तो लीश निहान सिंड्रोम है। एंड T फॉर टेंस मसल्स। टेंस मसल्स इज कॉल्ड डिस्टोनिया। अब डिस्टोनिया आपको एक और डिजीज़ में भी देखने को मिलता है। एक्चुअली डिस्टोनिया इज़ अ साइड इफेक्ट ऑफ एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट ऑफ टिपिकल एंटीसाइकोटिक। तो टिपिकल एंटीसाइकोटिक का एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट इज डिस्टोनिया एंड द ट्रीटमेंट इज एलोपिरिनोल और फिबोक्सोस्टैट। क्या मैकेनिज्म पूछा जाता है? दीज आर ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें मैक्रोसाइटोसिस भी होता है, यानी MCV 100 या 110 से ज़्यादा होगा। तो ये था लीश निहान सिंड्रोम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज बीटा थैलेसीमिया। अब जो बीटा थैलेसीमिया है, बीटा थैलेसीमिया में सप्लाइसिंग साइट पर म्यूटेशन होती है या प्रोमोटर सीक्वेंस पे पॉइंट म्यूटेशन होती है। अब सप्लाइसिंग साइट म्यूटेशन की वजह से इंट्रॉन रिटेन हो जाएंगे, एक्सॉन्स नहीं एक्सप्रेस होंगे। नॉर्मली जो इंट्रॉन्स होते हैं उनको निकाल दिया जाता है और एक्सॉन्स को एक्सप्रेस किया जाता है, लेकिन अगर इंट्रॉन्स बाकी रह जाए तो उसकी वजह से जो म्यूटेशन होती है दिस इज कॉल्ड सप्लाइस साइट म्यूटेशन। क्लियर? दिस म्यूटेशन इज कॉल्ड सप्लाइज साइट म्यूटेशन। अब जो सप्लाइज साइट म्यूटेशन है वो सिर्फ बीटा थैलेसीमिया में नहीं होती, साथ में गाउचर और मार्फन में भी होती है। यू हैव टू रिमेंबर बाय मिमोनिक GBM। G फॉर गाउचर डिजीज, B फॉर बीटा थैलेसीमिया, M फॉर मार्फन सिंड्रोम। इनमें स्प्लाइसिंग साइट म्यूटेशन देखने को मिलती होती है। क्लियर? और इनका मोड ऑफ इनहेरिटेंस क्या है? बीटा थैलेसीमिया और गाउचर का ऑटोसोमल रिसेसिव, जबकि मार्फन सिंड्रोम का ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज लिंच सिंड्रोम। क्लियर? लिंच सिंड्रोम। अब लिंच सिंड्रोम में जो मिसमैच रिपेयर है वो ख़राब हो जाता है, और वो किस फेज में इफेक्ट होता है? S फेज में, जिसकी वजह से माइक्रोसेटेलाइट इंस्टेबिलिटी होती है। जब माइक्रोसेटेलाइट इंस्टेबिलिटी है तो कोलोरेक्टल कैंसर होगा। जो कोलोरेक्टल कैंसर है वो 2 पाथवे की वजह से होता है, या तो वो पोलिप्स की वजह से हो सकता है, जो APC जीन म्यूटेशन की वजह से हो सकता है, या माइक्रोसेटेलाइट इंस्टेबिलिटी की वजह से हो सकता है। कौन से जीन खराब होते हैं मिसमैच रिपेयर के अंदर? MLH1 और MSH2। ठीक हो गया। तो आपने यहाँ पर इसको याद रखना है। क्लियर? तो DNA रिपेयर। तो यहाँ से MCQ उठाया गया था कि जो मिसमैच रिपेयर है कौन से फेज़ में होता है? S फेज़ में होता है। कैसे याद करना है? मिस में S बड़ा कर दो तो ये S फेज़ हो जाएगा, और अगर मिसमैच रिपेयर ख़राब हो जाए तो ये लिंच सिंड्रोम करवाता है, विच इज़ कॉल्ड हेरिडिटरी नॉन पॉलीपोसिस कोलोरेक्टल कैंसर। और जीन कौन से थे? MLH1 और MSH2। लेट मी एक्सप्लेन इन द GIT। क्लियर?
तो ये आ गया आपका लिंच सिंड्रोम, हेरिडेटरी नॉन पॉलीपोसिस कोलोरेक्टल कैंसर, ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है, MLH1 और MSH2 की म्यूटेशन होती है जिसकी वजह से माइक्रोसेटेलाइट इंस्टेबिलिटी है, और 80% कैंसर होता है कोलोरेक्टल कैंसर। और कौन सा पार्ट इन्वॉल्व होगा? प्रॉक्सिमल कोलोन। और लेकिन कोलोन के अलावा भी काफ़ी सारे कैंसर्स होते हैं, मिमोनिकिस, ईकोस, क्लियर, E फॉर एंडोमेट्रियल, C फॉर कोलोरेक्टल, O फॉर ओवेरियन, S फॉर स्किन कैंसर, क्लियर। तो ये बात आपने रट्टा मार ली कि अगर मिसमैच रिपेयर ख़राब होता है जो कि S फेज में होता है तो उसकी वजह से लिंच सिंड्रोम या हेरिडेटरी नॉन पॉलीपोसिस कोलोरेक्टल कैंसर होता है। लेकिन अगर नॉन होमोलोगस एंड ज्वाइनिंग ख़राब हो जाए तो उसकी वजह से एटेक्सिया टेलेंजेक्टेसिया होता है। अगर होमोलोगस रिकम्बिनेशन ख़राब हो जाए तो उसकी वजह से कौन कौन से डिजीज़ होते हैं? मिमोनिकिस, HBF, H फॉर होमोलोगस, B फॉर ब्रेस्ट या ओवेरियन कैंसर, F फॉर फैनकोनीस एनीमिया। अगर न्यूक्लियोटाइड एक्सियल रिपेयर ख़राब हो जाए जो कि G1 फेज में होता है तो उसकी वजह से जीरोडर्मा पिगमेंटोजम होगा, जिसमें UV लाइट की एक्सपोजर की वजह से DNA के अंदर पिरामिडीन्स डाइमर्स बन जाएंगे। और पेशेंट में क्या होगा? स्किन ड्राई होगी, फोटो सेंसिटिविटी होगी और स्किन के अंदर कैंसर्स हो गए लाइक बेसल सेल कैंसर, स्क्वेमस सेल कैंसर या फिर मलिग्नेंट मेलानोमा, क्लियर। जो बेस एक्सियल रिपेयर, इसमें ये याद रखना है कि इसका एंजाइम कौन सा होता है? ग्लाइकोसाइलेसिस होते हैं। कौन सा एंजाइम होता है? ग्लाइकोसाइलेसिस होते हैं। और एक और बात रट्टा मारना कि जो न्यूक्लियोटाइड एक्सियल रिपेयर है ये G1 फेज में होगा, बेस एक्सियल रिपेयर थ्रू आउट द लाइफ साइकिल या सेल साइकिल, और जो मिसमैच रिपेयर है मिस से S से रट्टा मारना तो वो S फेज में होगा। तो ये मैंने सारे डिजीज़ कवर करवा दिया है, उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। अगर आप चाहते हो कि इस तरह की मैं और वीडियोस बनाऊं जिसमें मैं फर्स्ट एड को ऐसी रिवाइज़ करवाऊं तो आपने वीडियो को लाइक करना है, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है, इसके बारे में फीडबैक ज़रूर देना है, क्लियर। इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट डिजीज़ आई सेल डिजीज़, इंक्लूजन सेल डिजीज़। दिस इज़ द म्यूकोलिपिडोसिस। इसके अंदर ये होता है कि जो लाइसोसोम के एंजाइम्स हैं वो लाइसोसोम के पास पहुंच नहीं पाते क्योंकि गोल्जी अपैरेटस ने उनकी सिग्नलिंग नहीं की। गोल्जी अपैरेटस ने क्या करना होता है? गोल्जी अपैरेटस ने जो मैनोस पार्टिकल्स है, मैनोस एक शुगर होती है, उसकी फॉस्फोरिलेशन करनी होती है। लेकिन अगर फॉस्फोरिलेशन ना हो तो मैनोस 6 फास्फेट नहीं होगा। जब मैनोस 6 फास्फेट नहीं होगा तो जो लाइसोसोम्स के एंजाइम्स थे जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बने थे वो लाइसोसोम के पास पहुंच नहीं पाएंगे और लाइसोसोम के अंदर डेब्रिस भर जाएगा। और एंजाइम विच इज़ डेफिशिएंट इज एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइनाइल फॉस्फोट्रांसफरेज। बस ये रट्टा मारना कि वो ये एंजाइम है जो फॉस्फोरिलेशन करता है, फॉस्फेट को ट्रांसफ़र करता है, क्लियर। और अगर ये एंजाइम डिफेक्टिव हो जाए तो इसकी वजह से लाइसोसोमल एंजाइम्स अपने रास्ते में नहीं पहुंच पाएंगे। दिस इज कॉल्ड इंक्लूजन सेल डिजीज़ या म्यूकोलिपिडोसिस टाइप 2। ठीक हो गया, म्यूकोलिपिडोसिस टाइप 2। अब जाहिर है एंजाइम्स का डिजीज़ है तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव है। एंजाइम कौन सा डेफिशिएंट था? फॉस्फोट्रांसफरेज एंड एसिटाइल ग्लूकोज अमीनाइल फॉस्फोट्रांसफरेज। ये वो एंजाइम था जिसने मैनोस 6 फास्फेट की सिंथेसिस करनी थी, यानी मैनोस पार्टिकल की फॉस्फोरिलेशन करनी थी, और ये काम गोल्जी अपैरेटस का था, क्लियर। लेकिन जब ये काम गोल्जी अपैरेटस नहीं करेगा तो ये एंजाइम्स सेल के बाहर चले जाएंगे, ना कि लाइसोसोम के पास जाएंगे। तो लाइसोसोम के पास लाइसोसोमल एंजाइम्स ही नहीं है जिसकी वजह से लाइसोसोम के अंदर सेलुलर डेब्रिस जमा होता रहेगा। दिस इज कॉल्ड इंक्लूजन बॉडीज। अब पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा? 4C के साथ। और 4C कौन कौन से हैं? वो है कोर्स फेसिस, कोर्स फेस होगा, कॉर्नियल क्लाउडिंग होगी। रट्टा मारना कि जो कॉर्नियल क्लाउडिंग है ये आपको हर्लर सिंड्रोम में भी देखने को मिलती है। C से काइफोस्कोलियोसिस, वैसे K से बनता है लेकिन मैंने C से बनाया है। और C फॉर क्ला हैंड। क्ला हैंड पढ़ के आपके दिमाग में अल्नर नर्व आती होगी, लेकिन यहाँ पे भी क्ला हैंड आपको देखने को मिलता होता है, क्लियर। तो ये आपने रट्टा मार लेना है। तो मैंने बताया था कि हर्लर सिंड्रोम में भी कॉर्नियल क्लाउडिंग होती है, कोर्स फेसेस होते हैं, तो इसमें भी आपको सेम फाइंडिंग देखने को मिलती होती है, क्लियर। दिस इज आ इंक्लूजन सेल डिजीज। नेक्स्ट इज ऑर्गेनोजेनेसिस में पढ़ रहा था। दिस इज ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, क्लियर। ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा।
अब ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा में बोन्स इम्परफेक्ट होती है। अब बोन्स के अंदर और स्किन के अंदर टाइप 1 कोलेजन है, तो अगर टाइप 1 कोलेजन में डिफेक्ट है, खासतौर पर कोलेजन टाइप 1A और कोलेजन टाइप 1A2, मतलब कोलेजन टाइप 1 की ही चेन्स में मसला है, उसमें म्यूटेशन है, तो उसकी वजह से बोन्स इम्परफेक्ट होती है। मतलब कोलेजन टाइप 1 में डिफेक्ट है तो कोलेजन ट्रिपल हेलिक्स नहीं बनाएगा। और जो कोलेजन टाइप 1 है, दिस प्रोवाइड्स टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो जब टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं होगी तो बोन्स के अंदर फ्रैक्चर काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो जाएगा। तो ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा को ब्रिटल बोन डिजीज़ भी कहते हैं, ब्रिटल बोन डिजीज़ भी कहते हैं। ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है। एक बात रट्टा मार लेना कि जो एंजाइम्स वाले डिजीज़ होते हैं वो ऑटोसोमल रिसेसिव होते हैं, जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होती है वो ऑटोसोमल डोमिनेंट्स होती है डिजीज़, और कुछ एक्सेप्शंस आएगी वो मैं आपको एक्स लिंक्ड रिसेसिव के अंदर कवर करवा दूंगा, और कुछ एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है, कुछ माइटोकॉन्ड्रियल है, वो मैं आपको सारे करवा दूंगा साथ साथ। तो जो ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा ऑटोसोमल डोमिनेंट है, टाइप 1 कोलेजन की प्रोडक्शन नहीं हो पाती। जब टाइप 1 नहीं बनेगा तो ट्रिपल हेलिक्स नहीं बनेगा कोलेजन का। जब ट्रिपल हेलिक्स नहीं बनेगा तो बोन्स के अंदर टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं हो पाएगी। तो इसको आपने ऐसे याद रखना है, पेशेंट कैन नॉट बाइट। बी से बोन्स, बोन्स में क्या होगा, मल्टीपल फ्रैक्चर्स हो जाएंगे। आई फॉर आई, आई में ब्लू सक्लेरा हो जाएगा। वाई? बिकॉज सक्लेरा इतना ज़्यादा थिन हो जाएगा कि जो कोराइट की वेन्स है वो आपको नज़र आना शुरू हो जाएगी। टी फॉर टीथ, टीथ इम्परफेक्ट हो जाएंगे। डेंटल इम्परफेक्शंस आपको देखने को मिलेगी कि टीथ इंटरडिजिटेट नहीं कर पाएगी दूसरे में, क्योंकि टीथ में डेंटिन ही नहीं है, क्योंकि टीथ के अंदर भी टाइप 1 कोलेजन देखने को मिलता है। और इसके अलावा जो मिडल ईयर के अंदर बोन्स होती है, ऑसिकल्स होती है, जब वो नहीं होगी तो पेशेंट में कंडक्टिव हेयरिंग लॉस होती है। अब ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा को आपने चाइल्ड अब्यूज़ से कंफ्यूज नहीं करना, डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक हो गया, क्योंकि दोनों के अंदर आपको माइनर इंजरी की वजह से बोन्स का फ्रैक्चर देखने को मिलेगा, तो आपने इसको डिफ्रेंशिएट करना है चाइल्ड अब्यूज़ से। ट्रीटमेंट इज़ बिस्फॉस्फोनेट। अब देखो बिस्फॉस्फोनेट ऑस्टियोपोरोसिस में, ऑस्टियोपेट्रोसिस में, इतनी जगह पे आपको देखने को मिलती है। पेजर डिजीज़ में भी ट्रीटमेंट के तौर पर इस्तेमाल होती है, और ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा में भी इस्तेमाल होती है। तो जो टाइप 1 कोलेजन है ये टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, बोन्स में होता है, स्किन में होता है, टेंडन्स में होता है, डेंटिन में होता है, फेशिया में होता है, कॉर्निया में होता है, लेट वुंड रिपेयर एज कम्पेयर टू टाइप 3 जो कि अर्ली वुंड रिपेयर में आता है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिजीज़ इज़ मैनकीस डिजीज़। अब ये दो डिजीज़ हैं जो कॉपर मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड होती हैं। अगर कॉपर की डेफिशिएंसी हो जाए दिस इज़ कॉल्ड मैनकीस डिजीज़, और अगर कॉपर ज़्यादा हो जाए दिस इज़ कॉल्ड विल्सन डिजीज़। तो दोनों को आपने डिफरेंशिएट करना है। अब मैनकीस डिजीज़ में ATP7A की डेफिशिएंसी होती है, विल्सन डिजीज़ के अंदर ATP7B की डेफिशिएंसी होती है। जब ATP7A नहीं होगा तो कॉपर की एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगी, जब कॉपर की एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगी तो कॉपर की डेफिशिएंसी हो जाएगी, और कॉपर इज़ रिक्वायर्ड फॉर लाइसाइल ऑक्सीडेज। अब लाइसाइल ऑक्सीडेज ये वो एंजाइम है जो कि कोलेजन की क्रॉस लिंकिंग करवाता है। जब कोलेजन की क्रॉस लिंकिंग नहीं हो पाएगी तो वंस अगेन टेंसाइल स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। क्लियर? सही हो गया। तो ये आपने रट्टा मार लेना है। और एक और बात रट्टा मार लेना, अगर मैं आपको डिफरेंस बताऊं मैनकीस वर्सेस विल्सन का। अब जो मैनकीस है ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। अब तक हमने दूसरा डिजीज़ पढ़ा है आज के इस वीडियो में। पहला मैंने बताया हाइपोजेंथिन गुआनिन फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज लीश-नीहान सिंड्रोम, दूसरा एक्स लिंक्ड रिसेसिव है मैनकीस। तो जो मैनकीस होता है वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, लेकिन जो विल्सन है ऑटोसोमल रिसेसिव होता है। मैनकीस के अंदर कॉपर की एब्जॉर्प्शन और ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाती, जबकि विल्सन डिजीज़ के अंदर कॉपर की एक्सक्रीशन नहीं हो पाती। मैनकीस डिजीज़ के अंदर ATP7A की म्यूटेशन होती है, जबकि विल्सन में ATP7B की होती है। मिमोनिक इज A फॉर एब्सेंट कॉपर इन मैनकीस एंड B फॉर बिल्ड अप कॉपर इन विल्सन। अब कॉपर नहीं होगा तो लाइसाइल ऑक्सीडेज एंजाइम की एक्टिविटी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से कोलेजन की क्रॉस लिंकिंग नहीं हो पाएगी। तो फाइनली क्या होगा, आपकी जो हेयर है वो ब्रिटल हो जाएगी, किंकी हेयर होगी, ब्रिटल किंकी हेयर। नंबर 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट इज हाइपोटोनिया, टोन खत्म हो जाएगी। नंबर 3 इज सेरिब्रल एन्यूरिज्म्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर बैरी एन्यूरिज्म हो गया तो सबरेक्नाइट हैमरेज हो जाएगा। क्लियर?
इसके बाद नेक्स्ट डिजीज इज मार्फन सिंड्रोम। अब जो मार्फन सिंड्रोम है, वंस अगेन दिस इज ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज। अब इसके अंदर एक प्रोटीन्स होती है फिब्रिलिन, उसकी जीन की म्यूटेशन हो जाती है क्रोमोसोम नंबर 15। अब F से फिब्रिलिन, F से 15, क्रोमोसोम नंबर 15 पर फिब्रिलिन जीन की म्यूटेशन होती है। फिब्रिलिन नहीं होगी, नॉर्मली फिब्रिलिन क्या करती है, वो इलास्टिन प्रोटीन के अराउंड शीथ बनाती है, स्कैफोल्ड सपोर्ट प्रोवाइड करती है। जब सपोर्ट नहीं होगी तो इलास्टिक फाइबर्स नहीं होगी, जब इलास्टिक फाइबर्स नहीं होंगे तो पेशेंट में बहुत सारी चीज़ें होगी लाइक एक्टोपिया एलेंटेज, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, दीज आर मार्फन सिंड्रोम। तो मार्फन सिंड्रोम ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है विद वेरिएबल एक्सप्रेशन, मतलब डिफरेंट इंडिविजुअल के अंदर डिफरेंट एक्सप्रेशन करता है मार्फन सिंड्रोम। अब इसके अंदर स्केलेटल, हार्ट और आइज सारी इन्वॉल्व होती है। लाइक स्केलेटन के अंदर क्या होगा, हाइपर मोबाइल जॉइंट्स हो गए, मतलब बंदे का कद काफ़ी बड़ा होगा, लॉन्ग एक्सट्रीमिटीज़ हो गए, चेस्ट वाल डिफॉर्मिटीज़ होगी, हाइपर मोबाइल जॉइंट्स हो गए, लॉन्ग टेपरिंग फिंगर्स होगी, दिस इज कॉल्ड टेक्नोडेक्टाइली। दोबारा बता दूँ, हाइट बड़ी होगी विद द लॉन्ग एक्सट्रीमिटीज़, फिंगर्स काफ़ी लंबी लंबी होगी, टेक्नोडेक्टाइली, चेस्ट वाल डिफॉर्मिटी होगी, हाइपर मोबाइल जॉइंट। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मैंने चीज़ बताई है, दिस इज कॉल्ड मार्फानाइट हैबिटस। तो पेशेंट में क्या होगा, मार्फानाइट हैबिटस होगा, साथ में सिस्टिक मीडियल नेक्रोसिस ऑफ अयोर्टा, अयोर्टा की जो मीडिया है उसमें नेक्रोसिस हो जाएगी, जिसकी वजह से अयोर्टिक रूट एनोरिज्म या डायसेक्शन हो जाएगी। क्लियर, ठीक हो गया। थोरेसिक अयोर्टिक एनोरिज्म या अयोर्टिक डायसेक्शन हो जाएगी, जिसकी वजह से डेथ हो जाएगी। और इसके अलावा माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स और अयोर्टिक रिगर्जिटेशन पढ़नी है एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ स्पॉन्टेनियस निमोथोरेक्स। तो ये था स्केलेटल और हार्ट के ऊपर, जबकि आइज के ऊपर क्या होगा, एक्टोपिया लेंटिस। लेकिन आपने डिफ्रेंशिएट करना है कि मार्फन सिंड्रोम में सुपीरो टेम्पोरल लेंस डिसलोकेशन होती है, होमोसिस्टेन्यूरिया के अंदर इन्फीरो मीडियल लेंस डिसलोकेशन होती है। मार्फन सिंड्रोम ऑटोसोमल डोमिनेंट है, होमोसिस्टेन्यूरिया ऑटोसोमल रिसेसिव होता है। मार्फन के अंदर फिब्रिलिन जीन की म्यूटेशन होती है, जबकि होमोसिस्टेन्यूरिया के अंदर सिस्टाथायोनिन बीटा सिंथेज एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से होमोसिस्टिन बढ़ जाता है। अब दोनों डिजीज़ के अंदर आपको मार्फानाइट हैबिटस देखने को मिलती है कि टॉल स्ट्रेचर होता है, पैक्टस डिफॉर्मिटी होती है, इंक्रीज आर्म हाइट रेशो होती है, डिक्रीज अपर लोअर बॉडी रेशो होती है, अपर लोअर बॉडी रेशो मतलब लोअर बॉडी तो ज़्यादा होगी है ना, तो ये रेशो कम हो जाती है। टेक्नोडेक्टाइली दोनों में कॉमन है, लेकिन जो डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट है वो ये है कि जो होमोसिस्टेन्यूरिया है उसमें फेयर कम्प्लेक्शन होता है, मार्फन के अंदर फेयर कम्प्लेक्शन नहीं होता। होमोसिस्टेन्यूरिया के अंदर IQ लेवल कम हो जाता है, मार्फन के अंदर नॉर्मल होता है। मार्फन सिंड्रोम में क्या होता है, CVS में अयोर्टिक रूट डायलेटेशन, जिसकी वजह से अयोर्टिक रूट एनोरिज्म, डायसेक्शन और अयोर्टिक रिगर्जिटेशन होती है। होमोसिस्टेन्यूरिया के अंदर थ्रोम्बोसिस आपको देखने को मिलता है। मार्फन सिंड्रोम में सुपीरो टेम्पोरल लेंस डिसलोकेशन होती है, होमोसिस्टेन्यूरिया के अंदर इन्फीरो मीडियल लेंस डिसलोकेशन होती है। तो ये था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज प्रेटर-विली सिंड्रोम वर्सेस एंजलमैन सिंड्रोम। दोनों डिजीज़ जीनोमिक इम्प्रिंटिंग के डिजीज़ हैं। इम्प्रिंटिंग डिजीज़ का मतलब है कि हमारे अंदर जो होती है वन जीन की कॉपी पैटर्नल से आती है, मतलब एक अलील पैटर्नल अलील होता है, मतलब फादर की तरफ से आता है, और दूसरा अलील मदर के साइड से आता है। इसके अंदर ये होगा कि जो मदर वाले जो अलील्स हैं वो क्या हो जाएंगे, साइलेंस हो जाएंगे। मदर या फादर वाले एक साइड के अलील साइलेंस हो जाएंगे, जो दूसरे साइड के अलील हैं वो अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। अगर वो एक्सप्रेस करेंगे तो बंदे को डिजीज़ नहीं होगा, लेकिन अगर वो एक्सप्रेस नहीं करेंगे, कोई म्यूटेशन आ गई, तो पेशेंट में क्या होगा, ये डिजीज़ देखने को मिलेंगे। दीज आर प्रेटर-विली और एंजलमैन सिंड्रोम। अब आपने रट्टा मारना है कि दीज आर द डिसऑर्डर ऑफ इम्प्रिंटिंग, कि इसमें जो एक जीन की कॉपी है, चाहे वो मैटरनल है या पैटर्नल है, वो साइलेंस हो जाएगी। और अगर जीन को साइलेंस करना है तो या तो मिथाइलेशन करवा दो या डीएसिटाइलेशन करवा दो। और दूसरी कॉपी एक्सप्रेस करती है। जो कॉपी अगर कॉपी सही से एक्सप्रेस कर रही है तो कोई डिजीज़ नहीं होगा, लेकिन अगर जो कॉपी एक्सप्रेस कर रही थी दूसरे पेरेंट की, अगर उसमें म्यूटेशन होगी या एक्सप्रेशन नहीं कर पाई या डिलीशन होगी तो उसकी वजह से डिजीज़ हो जाएगा।
तो लेट्स स्टार्ट। प्रेटर-विली और एंजलमैन सिंड्रोम दोनों के अंदर क्रोमोसोम नंबर 15 का मसला है। अब रट्टा मार लेना कि क्रोमोसोम नंबर 15 हमने कहाँ पे पढ़ा है। मार्फन सिंड्रोम में हमने पढ़ा है क्रोमोसोम नंबर 15। इसके अलावा क्रोमोसोम नंबर 15 प्रेटर-विली और एंजलमैन सिंड्रोम, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, प्रेटर-विली और एंजलमैन सिंड्रोम, तो ये आपने रट्टा मार लेना है। अब एक बात याद रखना कि जो प्रेटर-विली है उसमें जो माँ वाले जो जीन्स हैं, मैटरनल जीन्स है, जो मैटरनल जीन की कॉपी है वो साइलेंस हो जाएगी, और साइलेंस करने के लिए मिथाइलेशन कर दो या डीएसिटाइलेशन कर दो। लेकिन डिजीज़ कब होगा? जब पैटर्नल कॉपी डिलीट या म्यूटेटेड हो जाएगी। क्लियर? ठीक हो गया। तो पी फॉर प्रेटर-विली और पी फॉर पैटर्नल, कि जब पैटर्नल जीन सही से एक्सप्रेस नहीं कर पाया तब डिजीज़ होगा। लेकिन जो मदर वाले साइड के जो जीन है वो साइलेंस हो गया या इम्प्रिंट हो गया। क्लियर? जबकि एंजलमैन में क्या होगा? एंजलमैन में जो मैटरनल अलील है उनमें डिलीशन या म्यूटेशन हो गई, लेकिन जो फादर वाले जो अलील था UB3AE, ये जीन का नाम है, UB3 है, वो साइलेंस या इम्प्रिंट हो जाएगा। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा, क्योंकि यहाँ से कंफर्म MCQs आते हैं। अब कैसे इसके साइन सिम्टम को आपने रट्टा मारना है कि जो प्रेटर-विली है उसका निमोनिक है पोप, P से प्रेटर-विली, O से ओबेसिटी, के प्रेटर-विली वाले खा के मोटे हो जाते हैं। ठीक हो गया। मोटे हो जाते हैं, हाइपरफेजिया होता है, मतलब ज़्यादा भूख होती है, मोटे हो जाते हैं। जितने मोटे होते हैं उतना दिमाग उतने टेस्टीज और उतनी टोन कम हो जाती है। तो ये आपने ऐसे याद रखना है। सही हो गया। तो उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। एंजलमैन का जो निमोनिक होता है वो है हील्स, H से हैंड फ्लैपिंग करती है। लेकिन एक बात रट्टा मारना कि एंजलमैन सिंड्रोम में जो फीमेल्स होती है वो कह के लगाती होती है, हैंड फ्लैपिंग होती है। एटैक्सिया होता है, I फॉर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, L से लाफ्टर और S से सीजर। और कौन सा मैंने जीन बताया था? UB3A, जो कि मैटरनल कॉपी वाला डिलीट या एक्सप्रेस नहीं कर पाया। ठीक हो गया। तो उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। तो प्रेटर-विली को हम इस तरह से कह सकते हैं कि मैटरनल यूनिपेरेंटल डाइसोमी, मैटरनल यूनिपेरेंटल डाइसोमी, जबकि एंजलमैन सिंड्रोम इस पैटर्नल यूनिपेरेंटल डाइसोमी। सही हो गया। क्लियर? तो उम्मीद है कि समझ आ गया होगा कि आपने इसके टर्मिनोलॉजी, दिस इज़ मैटरनल, दिस इज़ पैटर्नल। मैटरनल में जो मैटरनल वाले मतलब प्रेटर-विली में मैटरनल वाले जीन्स साइलेंस हो गए थे, लेकिन जो एंजलमैन सिंड्रोम है उसमें जो पैटर्नल वाले जीन्स हैं वो साइलेंट हो गए थे। तो उनका पोप और मामा से आपने रट्टा मारना कि इसमें मैटरनल अलील डिलीट हो जाएगा, एंजलमैन सिंड्रोम होगा, मूड, एटैक्सिया और सीजर्स। मूड के अंदर क्या होगा? हैंड फ्लैपिंग एंड इनअप्रोप्रिएट लाफ्टर्स। क्लियर? इससे इजी एक्सप्लेनेशन आपको मैं नहीं बता सकता। तो लेट्स कम टू द टॉपिक। नेक्स्ट इज सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस में मसला स्ट्रक्चरल प्रोटीन का है। अभी मैंने बताया था कि अगर कोई स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स का या कोई ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स का मसला है, दिस डिजीज़ आर ऑटोसोमल डोमिनेंट। लेकिन एक्सेप्शन इज सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का मसला है, लेकिन दिस इज़ नॉट ऑटोसोमल डोमिनेंट, दिस इज़ ऑटोसोमल रिसेसिव। इसमें जो क्रोमोसोम नंबर 7 रट्टा मारना है उसमें CFTR जीन की डिलीशन होती है, और ये कौन सी होती है? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, डेल F508। F का मतलब है फिनाइल एलेनिन, डेल का मतलब डिलीशन हो गई है फिनाइल एलेनिन की ऑन 508 पोजीशन ऑफ CFTR जीन और क्रोमोसोम नंबर 7, जिसकी वजह से CFTR चैनल काम नहीं करेगा। CFTR चैनल इज ATP गेटेड क्लोराइड चैनल, यानी ये वो चैनल है जो डिफरेंट फंक्शन करता है। फॉर एग्जांपल लंग्स और GIT में क्लोराइड की सिक्रेशन करवाता है, लेकिन स्वेट के अंदर क्लोराइड की रीअब्जॉर्प्शन करता है। दैट इज़ वाई अगर सिस्टिक फाइब्रोसिस होगा तो स्वेट ग्लैंड में क्लोराइड की रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगी। तो अगर हम स्वेट के अंदर सोडियम क्लोराइड के लेवल्स कराएं तो वो 60 मिलीमोल पर लीटर से ज़्यादा हो गए। दिस इज़ कॉल्ड स्वेट क्लोराइड टेस्ट। क्लियर? तो ये था सिस्टिक फाइब्रोसिस के बारे में। अभी काफ़ी बड़ा लिखा हुआ है यहाँ पर, तो मैं आपको समराइज़ कर देता हूँ। दिस इज़ ऑटोसोमल रिसेसिव, नॉट ऑटोसोमल डोमिनेंट। क्रोमोसोम नंबर 7 पर जो होता है डेल F508 मतलब फिनाइल एलेनिन की डिलीशन देखने को मिलती है, और ये कौन सी म्यूटेशन होती है? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, जिसके अंदर पूरा का पूरा फ्रेम ही ख़राब हो जाता है। क्लियर? अब जो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है उसमें आपने ड्यूशीन को भी रट्टा मारना है,
टे सैक को भी रट्टा मारना है और सिस्टिक फाइब्रोसिस को भी रट्टा मारना है। सही हो गया, इसलिए बता रहा हूँ ये कंपैरेटिव स्टडी है, रिवीजन के लिए। अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी ऐसे होती है कि जो CFTR जीन होता है नॉर्मली ये ATP गेटेड क्लोराइड चैनल को इनकोड करता है। मैंने इसके 2 फंक्शन बताए थे कि ये GIT के अंदर और लंग्स के अंदर ये क्लोराइड को सिक्रेट करता है, लेकिन स्वेट के अंदर ये क्लोराइड की रीअब्जॉर्प्शन करता है। तो जब ये जीन डिलीट होगा तो प्रोटीन मिसफोल्डेड होगी, प्रोटीन की ट्रैफिकिंग नहीं हो पाएगी, मतलब प्रोटीन अपनी सेल मेम्ब्रेन पे नहीं लगेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, लंग्स के अंदर और GIT के अंदर क्लोराइड की सिक्रेशन नहीं हो पाएगी। जब क्लोराइड की सिक्रेशन नहीं हो पाएगी, असल में होता यह है कि जब क्लोराइड की सिक्रेशन होती है तो साथ में सोडियम की भी सिक्रेशन होती है और फिर वाटर की भी सिक्रेशन होती है। लेकिन जब क्लोराइड सिक्रेट नहीं होगा तो बजाय सोडियम सिक्रेट होने के सोडियम भी सेल के अंदर आना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वो अपने साथ पानी को भी खींच लाएगा। जब सोडियम पानी को भी साथ लेके आ जाएगा, मतलब पानी कहाँ चला जाएगा, पानी इस बार सेल के अंदर चला गया, तो उसकी वजह से जो ल्यूमेन के अंदर म्यूकस है वो थिक हो जाएगा। जब थिक म्यूकस हो जाएगा तो सिक्रेशंस जो होती है GIT की वो कम हो जाएगी। क्लियर, सही हो गया। तो ये आपने रट्टा मार लेना है। इसके बाद उसको डायग्नोस करने के लिए मैंने बताया था कि स्वेट क्लोराइड टेस्ट करवाते हैं, स्वेट के अंदर सोडियम क्लोराइड टेस्ट, जिसमें 60 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज़्यादा होगा NaCl। तो हम क्या करेंगे, पाइलोकार्पिन देंगे। पाइलोकार्पिन इज़ अ पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग, ये वो ड्रग है जो कि स्वेट की सिक्रेशन को बढ़ा देती है। तो उसकी वजह से क्या होगा, सोडियम क्लोराइड का लेवल बढ़ जाएगा। अब इन पेशेंट में कॉन्ट्रैक्शन एल्केलोसिस भी होती है। दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट बट लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन दिस। कॉन्ट्रैक्शन एल्केलोसिस का मतलब ये है कि आप क्या कर रहे हो, आप वाटर सारा का सारा लूज़ कर रहे हो। सही हो गया, जब वाटर आप लूज़ कर रहे हो स्वेट से तो पानी की कमी होगी, पानी की कमी होगी, दिस इज़ कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन। अब पानी की कमी होने की वजह से क्या होगा, रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम एक्टिवेट होगा और वो क्या करवाएगा, वो सोडियम की और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा, पोटेशियम को और क्लोराइड पोटेशियम को और प्रोटॉन को सिक्रिएट करवाएगा। दैट इज़ वाई पेशेंट में कॉन्ट्रैक्शन एल्केलोसिस होगी, हाइपोकलीमिया होगा। अब वो कह रहे हैं कि दिस इज सेम एनालॉगस इफेक्ट जस्ट लाइक अ लूप डायूरेटिक, कि आप सोडियम और वाटर को लूज़ कर रहे हो वाया स्वेटिंग। ठीक हो गया, जिसकी वजह से रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम एक्टिवेट होगा और वो किडनी के रास्ते से पोटेशियम और प्रोटॉन को लूज़ करवा देगा। सॉरी। अब इसकी स्क्रीनिंग के लिए न्यू बॉर्न के अंदर स्क्रीनिंग करते हैं वाया इम्यूनो रिएक्टिव ट्रिप्सिनोजन। एक बात रट्टा मार लेना कि न्यू बॉर्न के अंदर कुछ डिजीज़ है बायोकेमिस्ट्री के जिनकी स्क्रीनिंग करते हैं। इसमें एक सिस्टिक फाइब्रोसिस है जिसमें इम्यूनो रिएक्टिव ट्रिप्सिनोजन के लेवल्स देखते हैं जो कि बढ़ जाते हैं ड्यू टू क्लॉगिंग ऑफ पेनक्रियाटिक डक्ट, क्योंकि पेनक्रियाटिक डक्ट बंद हो चुकी है ड्यू टू थिकेंड म्यूकस। अब सिस्टिक फाइब्रोसिस की क्या कॉम्प्लिकेशन है, हमारी पूरी बॉडी को इन्वॉल्व करता है। फॉर एग्जांपल रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर निमोनिया हो जाएगा। अब दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, अगर 10 साल से नीचे का बच्चा है देन द कॉज ऑफ निमोनिया इज स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, और अगर 10 साल से ऊपर का है तो उसमें सूडोमोनास एरिजिनोसा की वजह से निमोनिया होगा। नंबर 2 इज़ एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस की एलर्जी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होगा। नंबर 3 इज ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ जिसमें क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस या ब्रोंकिएक्टेसिस, दिस इज हॉलमार्क। और ब्रोंकिएक्टेसिस में क्या होता है, ट्रैक अपीयरेंस होती है ऑन HRCT, रेटिकुलो नोडुलर पैटर्न होता है ऑन चेस्ट एक्सरे। इसके अलावा साइनसिस की ओपेसिफिकेशन होगी, नेजल पोलिप्स हो गए और नेल के अंदर क्लबिंग देखने को मिलेगी। क्लियर। GIT में क्या होगा, अब देखो पेनक्रियाटिक डक्ट बंद हो चुकी है तो पेशेंट में क्या होगा, क्रॉनिक पेनक्रियाटाइटिस जिसकी वजह से पेनक्रियाटिक इंसफिशिएंसी होगी। जब पेनक्रियाटिक एंजाइम रिलीज़ नहीं हो पाएंगे तो जो फैट्स हैं और फैट सॉल्युबल विटामिन्स उनकी एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगी तो पेशेंट को स्टीटोरिया होगा, फैट सॉल्युबल विटामिन्स A, D, E, K उनकी डेफिशिएंसी हो जाएगी। इसके अलावा क्रॉनिक पेनक्रियाटाइटिस की वजह से ना सिर्फ एक्सोक्राइन इंसफिशिएंसी होगी बल्कि एंडोक्राइन इंसफिशिएंसी भी होगी कि इंसुलिन रिलीज़ नहीं हो पाएगी तो पेशेंट को डायबिटीज़ हो जाएगी। इसके अलावा सेकेंडरी बिलियरी सिरोसिस हो जाएगी, लीवर डिजीज़ हो जाएगा। न्यू बॉर्न के अंदर मेकोनियम आइलियस आपको देखने को मिलेगा। एक और बात रट्टा मार लेना कि सिस्टिक फाइब्रोसिस में इनफर्टिलिटी होती है, मेल्स में क्यों होगी और फीमेल में क्यों होगी। मेल्स में क्यों होगी, क्योंकि सिस्टिक फाइब्रोसिस वाले पेशेंट में वास्ट डिफरेंस ही नहीं होता।
लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो वास्ट डिफरेंस है वही नहीं है। लेकिन फीमेल में इनफर्टिलिटी नहीं बल्कि सब फर्टिलिटी लिखी हुई है कि फर्टिलिटी नॉर्मल से कम है लेकिन एब्सोल्यूट इनफर्टाइल नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर सर्वाइकल म्यूकस काफ़ी ज़्यादा थिक हो जाता है, जिसकी वजह से एमेनोरिया देखने को मिलता है। अब ट्रीटमेंट के अंदर क्या होता है? ट्रीटमेंट इज़ मल्टीफैक्टोरियल कि आपने GIT को, रिस्पायरेटरी को, इन सब को देखना है। मेन ट्रीटमेंट आपको पहले बता देता हूँ कि जो CFTR है उसके लिए आपने ऐसी ड्रग्स देनी है जो CFTR चैनल्स को अफेक्ट करे। अब यहाँ पर बताया हुआ है कि जो हम ड्रग कौन से इस्तेमाल करते हैं, दीज आर कॉल्ड CFTR मॉड्यूलेटर्स। अब ये मॉड्यूलेटर्स क्या करते हैं? अब इनकी जो एफिकेसी है कहते हैं कि डिफरेंट जेनेटिक म्यूटेशन पे डिपेंड करती है। दिस इज़ कॉल्ड फार्माकोजिनोमिक्स कि किसी में ज़्यादा म्यूटेशन है तो ये ड्रग्स काम नहीं करेगी, किसी में कम है तो ये काम करेगी। अब जो CFTR मॉड्यूलेटर्स हैं वो दो में डिवाइड करना है, पोटेंशिएटर और करेक्टर। पोटेंशिएटर ऐसे होते हैं जो CFTR चैनल को खोल के रख देंगे, जिसकी वजह से क्लोराइड फ्लो करेगा। CFTR पोटेंशिएटर में आइवा कैप्टोर है, जबकि करेक्टर के अंदर क्या होगा? करेक्टर में क्या है? जो सही कर देंगे, करेक्ट कर देंगे, इस चैनल को अपनी शेप में वापस ले आएंगे। दीज आर ल्यूमी कैप्टर, टीजा कैप्टर। तो CFTR मॉड्यूलेटर में आइवा कैप्टर रट्टा मारना है जो कि पोटेंशिएटर है, करेक्टर में लूमा कैप्टर, टीजा कैप्टर आ जाएगा। इसके अलावा अगर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है तो आपने चेस्ट फिजियोथेरेपी करानी है। एरोसोलाइज्ड डोरनेस अल्फा, दिस इज कॉल्ड DNase देना है, हाइपरटोनिक सेलाइन देना है, और निमोनिया के लिए एजिथ्रोमाइसिन देनी है। ठीक है, इन्फ्लेमेशन के लिए आपने क्या देनी है? इबुप्रोफिन देनी है, और पेनक्रियाटिक इंसफिशेंसी के लिए पेनक्रियाटिक एंजाइम्स दे देने हैं। दिस इज़ पेनक्रीलाइपेस। क्लियर? तो ये मैंने पूरा सिस्टिक फाइब्रोसिस एक्सप्लेन कर दिया है, उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। नेक्स्ट इज़ ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मैंने बताया था कि फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन 3 ही कंडीशन में होती है, सिस्टिक फाइब्रोसिस में, ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में, और तीसरा टे-सैच डिजीज़ के अंदर। सही हो गया। अब जो सिस्टिक फाइब्रोसिस था वो ऑटोसोमल रिसेसिव था, लेकिन ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इज एक्सीडेंट रिसेसिव। इसमें डिस्ट्रोफिन जीन में फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होगी, डिस्ट्रोफिन प्रोटीन नहीं होगा। डिस्ट्रोफिन प्रोटीन वो प्रोटीन है जो सेल को जोड़ता है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ, जो सेल का साइटोस्केलेटन है उसको एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ जोड़ता है। जब नहीं जोड़ेगा तो मसल टूट जाएगी, दिस इज कॉल्ड मायोनेक्रोसिस। क्लियर? तो ये एक्सीडेंट रिसेसिव होती है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन आपको देखने को मिलती है। क्लियर? डिस्ट्रोफिन जीन नहीं होती। जब डिस्ट्रोफिन जीन नहीं होगा तो मसल के जो फाइबर है वो टूट जाएंगे। तो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन की वजह से होती है, लेकिन कुछ पेशेंट में स्प्लाइसिंग एरर्स की वजह से भी हो सकती है। तो ड्यूशेन में क्या होगा? डिस्ट्रोफिन डिलीटेड है। अगर डिस्ट्रोफिन ज़रा से भी नहीं है तो ड्यूशेन है, लेकिन अगर डिस्ट्रोफिन प्रेजेंट है, कम हो गई है, दिस इज कॉल्ड बैकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। एक और बात रट्टा मारना कि जो डिस्ट्रोफिन जीन है दिस इज़ द लार्जेस्ट प्रोटीन कोडिंग जीन। सबसे बड़ा जो जीन होता है हमारी बॉडी में वो डिस्ट्रोफिन का होता है, लेकिन सबसे बड़ी जो प्रोटीन होती है वो टाइटिन होती है, तो ये याद रख लेना। तो जो डिस्ट्रोफिन जीन होता है उसमें फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन या स्प्लाइसिंग एरर्स हो गया। डिस्ट्रोफिन करती क्या थी? मसल फाइबर को जोड़ती थी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर, खास तौर पर स्केलेटल और कार्डिक मसल के अंदर। तो अगर डिस्ट्रोफिन नहीं होगा तो मायोनेक्रोसिस हो जाएगी। अब ये स्केलेटल और कार्डिक मसल में होती है ना, तो पेशेंट में क्या होगा? प्रोक्सिमल मसल की वीकनेस होती है। नंबर 2, काफ मसल की सूडो हाइपरट्रॉफी होती है। असल में जो मसल फाइबर्स होती हैं वो फाइब्रो फैटी टिश्यू से रिप्लेस हो जाती है। इसके अलावा पेशेंट में वैडलिंग गेट भी होगा। अब जो वैडलिंग गेट है वो इसके लिए स्पेसिफिक नहीं है। वैडलिंग गेट आपको पेरिफेरल न्यूरोपैथी में ग्लूटियस मीडियस या मिनिमस के पैरालिसिस की वजह से भी देखने को मिलता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट काज ऑफ डेथ इज डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। ऐसे बच्चे 5 साल से ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकते, इससे पहले ही डेथ हो जाती है। इसके अलावा पेशेंट में क्या होगा? गोवर साइन होगा। गोवर साइन में ये होगा कि जो पेशेंट होगा वो अपने अपर लिम्ब को यूज़ करेगा उठने के लिए, खड़ा होने के लिए उसको यूज़ करेगा। दिस इज़ कॉल्ड गोवर साइन। लेकिन गोवर साइन स्पेसिफिक नहीं है क्योंकि ये पोलीमायोसाइटिस में भी देखने को मिलता है। स्क्रीनिंग के लिए आप क्रिएटिन काइनेस और एल्डोलेस के लेवल्स कराते हैं। कंफर्मेशन के लिए जेनेटिक टेस्टिंग करानी है और मसल की बायोप्सी आपने ज़रूर करवानी है। जो बैकर डिजीज़ है, बैकर भी एक्सीडेंट रिसेसिव है, लेकिन उसमें फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन नहीं होती, एंड दिस इज़ लेस सीवियर एज कम्पेयर टू डिस्ट्रोफिन।
अब इसके बाद अगला जो डिजीज़ है वो मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी है। मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी इज़ वन ऑफ द डिजीज़ जिसमें ट्राईन्यूक्लियोटाइड रिपीट एक्सपांशन होती है और इसका जो क्रोमोसोम है वो क्रोमोसोम नंबर 19 होता है। मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ। मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी ऑटोसोमल डोमिनेंट होती है। क्लियर। इसका जो ऑनसेट है 20 to 30 ईयर्स में है। अब ये ट्राईन्यूक्लियोटाइड रिपीट एक्सपांशन है तो इसमें कौन सी होती है? CTG। CTG वैसे आपने गायनी में सुना होगा CTG के पता नहीं क्या था, मैं खुद ही भूल गया, जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को देखने के लिए करवाते होते हैं। ठीक हो गया, जिसके अंदर हम यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को देखते होते हैं। बस CTG रट्टा मार लो। अब मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी में CTG ट्राईन्यूक्लियोटाइड रिपीट एक्सपांशन होती है और जीन का नाम कौन सा है? DMPK और क्रोमोसोम नंबर 19 होता है। इसमें जो प्रोटीन होती है दिस इज़ मायोटोनिन प्रोटीन काइनेज, ये एक्सप्रेस नहीं कर पाती। अब पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा? पेशेंट को परकशन मायोटोनिया होगा। जैसे अगर आप हैंड शेक करोगे तो अपने हाथ को रिलीज़ ही नहीं कर पाएगा, रिलैक्स ही नहीं कर पाएगा। नंबर 2 मसल की वेस्टिंग होगी। नंबर 3 इज़ कैटरैक्ट आपको देखने को मिलेगा। क्रिसमस ट्री कैटरैक्ट आपको देखने को मिलता होता है और टेस्टिकुलर एट्रोफी आपको देखने को मिलेगी और फ्रंटल बाल्डनेस और इरिथमियास होगी। मिमोनिक इज CTG, C फॉर कैटरैक्ट, T फॉर टोपी, दिस इज कॉल्ड अर्ली फ्रंटल बाल्टिंग, G फॉर गुनेटल एट्रोफी। ठीक हो गया। और मसल बायोप्सी में क्या मिलेगा? रिंग फाइबर्स और सेंट्रल न्यूक्लियस। अच्छा, मैं ये बता रहा था कि कुछ ऐसे डिजीज़ होते हैं जो ट्राईन्यूक्लियोटाइड रिपीट एक्सपांशन होते हैं और उन डिजीज़ के अंदर एक फिनोमिना होता है, दिस इज़ कॉल्ड जेनेटिक एंटीसिपेशन। जेनेटिक एंटीसिपेशन के अंदर ये होता है कि जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती रहती है उतना ही डिज़ीज़ की सीवियरिटी बढ़ जाती है और डिज़ीज़ का ऑनसेट कम हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जो दादा था उसको ये डिज़ीज़ 50 की उम्र में हुआ था, लेकिन जो फादर है उसको 40 की उम्र में होगा और मज़ीद औलादों को 30 की उम्र में देखने को मिलेगा। सही हो गया। अब जो ट्राईन्यूक्लियोटाइड रिपीट एक्सपांशन होते हैं उसमें 4 डिजीज़ है। हंटिंगटन्स डिजीज़ जिसमें CAG की आपको देखने को मिलती है। CAG, अगर CAG हो हंटिंगटन है, अगर CTG है मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी है, अगर CGG है तो फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम है और अगर GAA है तो फ्राइड्रिच एटैक्सिया। इन सब के मिमोनिक लिखे हुए, टेंशन नहीं लेनी। पहली बात ये रट्टा मारना कि जो हंटिंगटन डिजीज़ है CAG, ठीक हो गया। अब इसको ऐसे याद रखना है, हंटिंगटन में जो हंटर होता है उसको आपने केज में बंद करना है, केज में, CAGE केज। और केज के स्पेलिंग क्या है? 4 है तो उसका क्रोमोसोम नंबर 4 है और हंटर हमेशा डोमिनेंट होता है। क्लियर, ठीक हो गया। और CAG से निमोनिक भी है, कॉर्डेट हैज़ डिक्रीज एसिटाइल कोलिन एंड गाबा। नेक्स्ट इज मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी जिसका CTG से रट्टा मारना है। C फॉर कैटरैक्ट, T फॉर टोपी, G फॉर गुनेटल एट्रोफी एंड क्रिसमस ट्री कैटरैक्ट होते हैं। ये दोनों ऑटोसोमल डोमिनेंट हैं। अब इसके बाद फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, इसमें CGG, C से चिन प्रोट्रेटिंग होगी, GG जाइंट गुनेड्स और ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है क्योंकि हर चीज़ ही डोमिनेट कर रही है। चिन डोमिनेट कर रही है, गुनेड्स डोमिनेट कर रहे हैं, लेकिन मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी में तो गुनेड्स की एट्रोफी हो गई थी। फ्राइड्रिच एटैक्सिया, इसमें आपको एटैक्सिक गेट देखने को मिलता है, गेट। ठीक हो गया। अब इन सब का कंपैरिजन बता दूं कि हंटिंगटन का क्रोमोसोम नंबर 4 था, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी का क्रोमोसोम नंबर 19 था, फ्रेजाइल का X क्रोमोसोम है और फ्राइड्रिच एटैक्सिया का क्रोमोसोम नंबर 9 है। और जो फ्राइड्रिच एटैक्सिया है AR से रट्टा मारना, AR ये ऑटोसोमल रिसेसिव होता है। हंटिंगटन और मायोटोनिक ऑटोसोमल डोमिनेंट होते हैं। अब तक मैंने सिर्फ मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी एक्सप्लेन की थी जिसके अंदर CTG ट्राईन्यूक्लियोटाइड रिपीट एक्सपांशन होती है DMPK जीन के अंदर, जिसकी वजह से मायोटोनिन प्रोटीन काइनेज एक्सप्रेस नहीं कर पाता। पेशेंट को परकशन मायोटोनिया, कैटरैक्ट, टोपी, गुनेटल एट्रोफी होती है। बायोप्सी में रिंग फाइबर्स और सेंट्रल न्यूक्लियाई होते हैं। अगला जो डिजीज़ है वह है फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम। एक बात रट्टा मारना कि जो फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम है कि एक्स लिंक्ड डोमिनेंट होता है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट होता है। इसका जो जीन होता है दिस इज कॉल्ड FMR1, जिसकी वजह से हाइपर मिथाइलेशन होती है साइटोसिन रेसिड्यूज की। और मैंने बताया था कि जब DNA की हाइपर मिथाइलेशन होती है तो फिर क्या होता है, DNA की एक्सप्रेशन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्लियर। और एक और बात रट्टा मार लेना, मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड कॉज ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी
या मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल रिटार्डेशन की इनहेरिटेड कॉज इज फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, लेकिन जो जेनेटिक कॉज इज डाउन सिंड्रोम। जेनेटिक इज डाउन सिंड्रोम, इनहेरिटेड इज फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम। CGG की एक्सपांशन होती है। अब इसकी जो म्यूटेशन होती है, मतलब इसके जो रिपीट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। अगर 50 से लेकर 200 रिपीट्स हो, दिस इज कॉल्ड प्री म्यूटेशन। 200 से कम है, दिस इज कॉल्ड प्री म्यूटेशन। 200 से ज़्यादा है, फुल म्यूटेशन। जो प्री म्यूटेशन होती है ना, उसमें रट्टा मार लेना कि उसमें क्या होगा, P से प्री म्यूटेशन और P से प्राइमरी ओवेरियन फेलियर, और साथ में ट्रेमर और एटेक्सिया आपको देखने को मिलता है। रट्टा मार लेना कि जब भी प्राइमरी ओवेरियन फेलियर आ जाए कि ओवरी पहले ही फेल हो गई है, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी हाइपरगोनेडोट्रोफिक हाइपोगोनेडिज्म। पेशेंट में ट्रेमर और एटेक्सिया होगा। व्हाट आर द अनदर कॉज ऑफ प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी या फेलियर? आंसर इज टर्नर सिंड्रोम। अगर 200 से ज़्यादा रिपीट्स हो गए, दिस इज कॉल्ड फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम। इसमें क्या होगा, इसमें टेस्टिस काफ़ी बड़े बड़े होंगे, फेस काफ़ी लॉन्ग होगा, इलोंगेटेड होगा, लार्ज जाज हो गए, ईयर्स इवर्टेड हो गए। ठीक हो गया। अगर ईयर्स एल्फियन है, मतलब अगर एल्फिन फेस है, दिस इज कॉल्ड विलियम सिंड्रोम। लेकिन लॉन्ग इवर्टेड ईयर्स और मैक्रो और काइटिज्म है, दिस इज कॉल्ड फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम। इसके अलावा पेशेंट में माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स भी होगा। अब रट्टा मार लेना, माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स और हाइपर मोबिलिटी ऑफ जॉइंट्स, ये आपको मार्फन सिंड्रोम में भी देखने को मिलते हैं। और सेल्फ म्यूटिलेशन, अब सेल्फ म्यूटिलेशन तो लेश निहान में भी होती है। ये सारी चीज़ें मैं कंपैरिजन करके बता रहा हूँ ताकि याद करने में आसानी हो जाए। तो अब तक मैंने सिर्फ 2 एक्सप्लेन किया है। तीसरा है हंटिंगटन डिजीज़ और चौथा फ्राइड्रिच एटेक्सिया। इन दोनों को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे CNS में जाना पड़ेगा, तो चलो चलते हैं। अब जो हंटिंगटन है उसको आपने रट्टा मारना है कि हंटर है उसको आपने केज में बंद कर लिया है। ठीक हो गया। मतलब हंटिंगटन में क्या होगा, क्रोमोसोम नंबर 4 होगा, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, CAG ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट एक्सपांशन है हंटिंगटन जीन में, जो कि क्रोमोसोम नंबर 4 में पड़ा होता है और इसका गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होता है। इसमें रट्टा मारना कि पार्किंसन के अंदर तो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स लॉस हो जाते हैं सब्सटेंशियल आइग्रा में, लेकिन हंटिंगटन के अंदर गाबर्जिक न्यूरॉन्स लॉस हो जाते हैं इन द स्ट्राइटम। व्हाट इज स्ट्राइटम? कोडेट प्लस ब्यूटामिन, दिस इज कॉल्ड स्ट्राइटम। क्लियर? हाँ, ये रट्टा मार लेना। तो इसमें क्या होगा, कॉर्डेट और प्यूटामिन की एट्रॉफी होगी, और जब भी किसी पार्ट की एट्रॉफी होती है तो उसको ऑक्यूपाई करने के लिए वेंट्रिकल्स आ जाता है। दिस इज कॉल्ड एक्स वैक्यूओ वेंट्रिकुलोमेगैली। ब्रेन की एट्रॉफी की वजह से वेंट्रिकल का साइज बढ़ गया। तो एक और बात रट्टा मार लेना, पार्किंसन के अंदर डोपामीन कम होता है, लेकिन हंटिंगटन में डोपामीन ज़्यादा होता है, लेकिन गाबा और एसिटाइल कोलिन के लेवल्स कम हो जाते हैं। क्लियर? और चूँकि इसमें ग्लूटामेट ज़्यादा हो गया है, मतलब गाबा कम हो गया है, तो ग्लूटामेट ज़्यादा होगा। ग्लूटामेट अपने रिसेप्टर पर जाके बाइंड करेगा NMDA रिसेप्टर पे, जहाँ पे ये एक्साइटोटॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा और न्यूरॉन्स की डेथ हो जाएगी। अब पेशेंट कैसे प्रेजेंट करता है? 30 साल की उम्र में प्रेजेंट करता है। पेशेंट प्रेजेंट करेगा 3M के साथ, मोटर, मेमोरी और मूड। अब मोटर में क्या होगा कि उसको कोरिया या एथिटोसिस होगा। कोरिया क्या होता है कि रैपिड जर्की मूवमेंट है, और एथिटोसिस इज स्लो राइजिंग मूवमेंट के वेव की तरह मूव करना। ठीक हो गया। क्लियर? मेमोरी में क्या होगा, उसको डिमेंशिया हो जाएगा, और मूड के अंदर एग्रेशन या डिप्रेशन देखने को मिलेगा, और उसको आपने डिफ्रेंशिएट करना है सब्सटेंस एब्यूज से। क्लियर? तो ये था हंटिंगटन्स के बारे में। लास्ट इज फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, जिसके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट एक्सपांशन GAA मतलब गेट। इसमें जो गेट है वो एटेक्सिया होगा। क्रोमोसोम नंबर 9 रट्टा मार लेना, जिसमें प्रोटीन कौन सी होती है, फ्रेटेक्सिन प्रोटीन। ये वो प्रोटीन है जो आयरन को बाइंड करती है, लेकिन जब इस प्रोटीन की म्यूटेशन होगी तो आयरन ज़्यादा हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर जाएंगे। अब इसके अंदर 3 ट्रैक्स है जिनकी डीजनरेशन होती है। लैटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक, जिसकी वजह से पेशेंट में अपर मोटर न्यूरॉन टाइप ऑफ लीजन है, स्पास्टिक पैरालिसिस होगी। स्पाइनोसेरिपेलर ट्रैक, जिसकी वजह से पेशेंट को एटेक्सिया होगा। डोर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कल ट्रैक, जिसकी वजह से वाइब्रेशन सेंसेशन प्रोप्रियोसेप्शन खत्म हो जाएगी और पेशेंट में सेंसरी एटेक्सिया होगा। रोमबर्ग साइन पॉजिटिव है। और लास्ट में डोर्सल रूट गैंग्लिया, ये भी डीजनरेट होगा, तो डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस एब्सेंट हो जाएगी। तो पेशेंट में स्टैगरिंग गेट होगा,
फ्रीक्वेंट फॉलिंग होगी टेक्सिया की वजह से, निस्टैग्मस, डिसआर्थरिया सेरिबेलम की चीज़ें हैं। इसके अलावा पेस कैविस और हैमर 2 ये आपको देखने को मिलेगा। रट्टा मारना कि जो पेस कैविस हैमर 2 डायबिटिक न्यूरोपैथी में भी देखने को मिलते होते हैं, तो ये आपने रट्टा मार लेना है। इसके अलावा और क्या स्पेसिफिक चीज़ रट्टा मारनी है वो है डायबिटीज़ मेलाइटस। पेशेंट में डायबिटीज़ मेलाइटस हो जाएगी और हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी हो जाएगी। रट्टा मार लेना कि ड्यूशेन के अंदर डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी है, फ्राइडरिच एटेक्सिया के अंदर हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी है और उसी की वजह से डेथ हो जाती है। और बच्चों में काइफोस्कोलियोसिस भी हो जाएगा। अभी मैंने काइफोस्कोलियोसिस का एक कॉज पीछे बताया था विच इज़ इंक्लूजन सेल डिजीज, अनदर इज काइफोस्कोलियोसिस इज फ्राइडरिच एटेक्सिया। तो ये सारा का सारा मैंने सारे के सारे ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट एक्सपांशन मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। तो ये मैंने फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम भी एक्सप्लेन कर दिया है कि CGG ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट एक्सपांशन होती है, हाइपर मिथाइलेशन होती है और एक्सप्रेशन कम हो जाती है। तो इस वीडियो में यहाँ तक मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और मुझे फीडबैक ज़रूर देना कि इस तरह की वीडियो बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए।